हेलो दोस्तों, सबसे ज्यादा बार जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कमेंट सेक्शन में हो या कॉल करके हो या मैसेजेस के थ्रू हो, वो ये है कि आप मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कि किन किन टॉपिक्स पर मैं फोकस करूं, किन को मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं फॉर आवर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि पॉलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और जो एंट्रेंस से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले आर्टिकल नंबर 1 से, जो कि बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 3 जो कि डील करता है विद द फॉर्मेशन एबॉलिशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय द पार्लियामेंट, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसा बिल होता है, वो किस कैटेगरी में उस बिल को रखा जाता है और क्या मेजोरिटी उसे चाहिए होती है। तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर आता है सिटीजनशिप के बारे में, जो कि कवर्ड है फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, पार्ट सेकंड में उसको बताया गया है। तो आपको सिटीजनशिप के बारे में पता होने चाहिए कि क्या क्या वेज हैं एक सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए इंडिया में, और किन किन वेज से आप उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपनी सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आपको एक और बात इसके साथ इन रिलेशन टू इट पढ़नी होगी, वो है सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सीएए के केस में जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है उसको 12 साल से घटा के 6 साल कर दिया गया है। तो सीएए से रिलेटेड आपको सिटीजनशिप क्लॉज के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 12 की, जो कि कहते हैं कि स्टेट क्या क्या होगी, क्या क्या चीजें स्टेट के अंतर्गत आती हैं, क्या नहीं आती हैं। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वर्ड स्टेट बहुत क्रूशल हो जाता है। आर्टिकल 13 जो कि बात करते हैं अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, या फिर क्या क्या चीजें लॉज हैं क्या नहीं है, जैसे सर्कुलर्स, कस्टम्स, ये सब के बारे में। तो आर्टिकल 13 आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल 14 से लेके, मैं तो आपको बोलूंगा आर्टिकल 14 से लेके 35 तक आपको सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें बताया गया है। तो 12 से लेके 35 जो कि फंडामेंटल राइट से डील करता है, वो सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। खासकर आर्टिकल 32 जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि बात करता है विद रिगार्ड टू रिट पिटिशंस दैट कैन बी फाइल्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 पे जरूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है। अब आपको ये पता होना चाहिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया किस कंट्री से गया है, जिसका नाम है आयरलैंड। तो आपको डीपीएसपी सारी याद करने की जरूरत नहीं है, सबके बारे में पढ़ना जरूरत नहीं है। जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये क्रूशल है, जो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, एक है आर्टिकल 39 सब क्लॉज है, जो कि फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस अमेंडमेंट से आया, क्या क्या उसका प्रोविजन कहता है, क्या नहीं कहता। अगली बात है दोस्तों आर्टिकल 40, जो कि डील करता है विलेज पंचायत से। तो आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज सिस्टम किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था, किस ईयर में आया था, और पंचायत लेवल्स क्या होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कहते हैं उसको, विलेज लेवल पे क्या कहते हैं। तो ये बातें पता होनी चाहिए, इन डेप्थ ज्यादा नहीं जानना है, पर ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 44 जो कि डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा लैंडमार्क केस है उससे एसोसिएटेड, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 48A जो की बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्टली पूछ लेता है कई बार। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 50, जो कि डील करता है विद सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, कि एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के काम में दखलंदाजी नहीं देगा और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के काम में। अब दोस्तों, बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। यहां तक थे डीपीएसपी। क्या क्या डीपीएसपी आपको पता होने चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूं जिससे कि आप लिख पाए। और अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आप सभी को पता है कि आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए में कवर्ड है। तो 11 तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट वन कौन सी है? ड्यूटी टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू योर चिल्ड्रन और बाय द गार्जियन। तो ये आपको पता होना चाहिए किस ईयर में वो ऐड ऑन हुई। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कौन सी, किस कमिटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था, ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, चाहे उनकी लेजिस्लेटिव पावर हो, पार्डनिंग पावर हो अंडर आर्टिकल 72, और प्रेसिडेंट के बारे में जो भी बातें की गई हैं फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 62, जिसमें इंपीचमेंट प्रोसेस भी आता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी इक्वली आपको पता होना चाहिए जितना आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो बात की गई है अंडर आर्टिकल 74, वो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, कि जैसे 15% ही हो सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ। तो ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है,
क्या क्या बिल्स हैं, क्या क्या मेजोरिटीज चाहिए होती है उन बिल्स को पास कराने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशल होता है हमारे एंट्रेंस प्रिपरेशन में। अब दोस्तों बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी आप जानती हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो आर्टिकल 124 जो कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी फाइल होती है, जो उसके रिट जुरिस्डिक्शन है या अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एसएलपी स्पेशल लीव पिटिशन जो कि आर्टिकल 136 में कवर है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन रिव्यू कर सकती है, 137 में जो कवर्ड है वो पता होना चाहिए। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग अंडर आर्टिकल 141, ये पता होना चाहिए। और 143 उसके एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कि मतलब प्रेसिडेंट को वो एडवाइस करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बारे में भी आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि लॉ का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो ये सब बातें क्रूशल हो जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सीएजी की। सीएजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में कौन है सीएजी। उनका आर्टिकल है 148, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितना टेन्योर होता है, कौन अपॉइंट करता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जो कि कवर्ड है अंडर आर्टिकल 76, तो वो भी क्रूशल हो जाता है कि भाई वो सारे कोर्ट्स में ऑडियंस कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी राइट टू वोट, ये पता होना चाहिए। स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पता होना चाहिए, गवर्नर के बारे में पता होना चाहिए। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के हों या लोकसभा के, इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल्स और मोशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन की या फिर स्टेट की, जो 3 लिस्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब, ये भी हुआ है एक प्रोविजन कि जब पार्लियामेंट बना सकती है ऐसे कानूनों को विच आर कंटेन्ड अंडर स्टेट लिस्ट, तो कौन सा प्रोविजन है, वो कब बनाया जाता है। फिर यूपीएससी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके चेयरमैन के बारे में, एज लिमिट, टेन्योर, सब कुछ। स्टेट पीएससी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए 324। फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 280 जिसके बारे में डील करता है। इलेक्शन कमीशन के बारे में कितने, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, क्या टेन्योर है, कौन अपॉइंट करता है, क्या कभी भी रिमूवल हो सकता है, और कितने टोटल कमिश्नर्स होते हैं एक इलेक्शन कमीशन में। फिर आर्टिकल 348 जो कि ये बात करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या लैंग्वेजेस में आप फाइल कर सकते हैं केस, किन लैंग्वेजेस को ऑफिशियल माना गया है, इसके बारे में। फिर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि पहली बार कब इंपोज हुई। जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इंपोज नहीं हुई है, तो ये पता होना चाहिए। और जब पहली बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई तो प्रेसिडेंट कौन थे। और 358, 359, 358 जो कि ये कहता है कि जो भी फ्रीडम्स गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 वो सस्पेंड हो जाते हैं। वहीं जो 359 कहता है कि सारे फंडामेंटल राइट्स आपके एक्सटिंग्विश हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 358, 359, 352, 356, 360 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर 361 जो कि इम्यूनिटीज के बारे में बात करता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के खिलाफ केसेस फाइल नहीं हो सकते, या जो राज प्रमुख होते हैं उनके खिलाफ केसेस फाइल नहीं हो सकते। तो इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि कंटेन्ड है अंडर आर्टिकल 361। अमेंडमेंट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट को जैसे साउथ अफ्रीका से लिया गया है, 368 आर्टिकल नंबर में प्रेजेंट है, पार्ट 20 इसके बारे में बात करता है। तो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट लॉ है या नहीं है, किस केस में इसको कहा गया, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसके हेड होते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एस्टिमेट कमेटी जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया है, समझाया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इंडियन पॉलिटी में कवर करने हैं फ्रॉम लॉ एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अभी बिना पंखे के मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है जिससे कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो आवाज में। थैंक यू सो मच।